Everyone, I am Sakshi and I welcome all of you to the Study Bharat channel. हम मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने ये जाना था कि जो मार्क्सिज्म है वो दो क्लासेस की बात करते हैं कि दो क्लासेस है, एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है, जिनमें क्या है चलता है एक्सप्लॉयटेशन होता है। जो कैपिटलिस्ट हैं वो हमेशा ही लोअर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं। सो आगे उन्होंने कहा है इट इज़ रिगार्डेड एज एन ओवरऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ ए कॉपियस राइटिंग हैज़ बिन डन ऑन द फिलॉसफी ऑफ मार्क्स, his views of political economy, human science, society and history. Marx analysis of capitalism, class theory, labor theory, materialism, interpretation of history, thoughts on revolution, etc. are the theories which have always been significant for the students of Marxism. और वो कहते हैं कि जो उनकी राइटिंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन साइंस पर हो, सोसाइटी पर, हिस्ट्री पर हो, चाहे उनकी क्लास थ्योरी हो, लेबर थ्योरी हो, जो भी मार्क्सिज्म के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दो क्लासेस जो हैं, एक बोर्गियस और एक प्रोलिटरेट, तो ये जो है इनमें कैसे एक्सप्लॉयटेशन चलता है, कैसे जो मार्क्स हैं उन्होंने इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके वेलफेयर के लिए जो काम किया है। The word Marxism derives its name from that of Karl Marx, a famous German economist and social philosopher of the 19th century. Marx is the chief exponent of his theory. In a sense, Marxism is a body of doctrine developed by Karl Marx and to a lesser extent by Friedrich Engels in the middle of the 19th century and consists originally three interrelated ideas: philosophical view of man, a theory of history and economic and political program. जैसे कि हमें पता है कि जो मार्क्सिज्म कहते हैं, हम क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स के नाम से ही जो है मार्क्स से मार्क्सिज्म बना है, जो कि एक जर्मन इकोनॉमिक्स थे, सोशल फिलोसफर थे, जिन्होंने लेबर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। तो कार्ल मार्क्स की तरह ही जो फ्रेडरिच एंजल्स हैं, उन्होंने भी 19th सेंचुरी में 3 आइडियाज़ दिए थे। वो क्या थे? फिलोसफिकल व्यू ऑफ मैन, अ थ्योरी ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। क्योंकि एंजल्स और जो मार्क्स हैं उनके जो व्यूज़ थे थोड़े बहुत मिलते थे, दोनों जो हैं उनके व्यूज़ सोशलिज्म पर थे, लेकिन मार्क्स की सोशलिज्म को क्या कहा जाता है? साइंटिफिक सोशलिज्म. ड्यूरिंग हिज टाइम मार्क्स अटेम्प्टेड टू मेंटेन consistency and coherence among these ideas. However, after the death of Marx, many new interpretations become a part of this doctrine. At the same time, when Marxism was developed as the official creed of the Soviet Union in 1917, this act of adoption of Marxism gave birth to political pressures which led to many compromises and adjustment. तो उनके जो मार्क्स के जो आइडियाज़ थे, मार्क्स की डेथ होने के बाद ये जो उनके आइडियाज़ हैं एक डॉक्ट्राइन बना। सोवियत यूनियन में भी इसे अपनाया गया 1917 में। तो इसके साथ साथ जो है कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स जो हैं उनका भी बर्थ हुआ, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट भी किए गए ताकि जो है सभी का वेलफेयर हो। The term Marxism refers to the doctrine of the Soviet government. It is known as a Marxism-Leninism. तो जो मार्क्सिज्म है सोवियत गवर्नमेंट की जो उन्होंने डॉक्ट्राइन लिया है उसे मार्क्सिज्म और लेनिज्म भी कहा जाता है. It also refers to the ideology of communist or socialist parties in other nations. Ahead to this, it refers to the doctrine of a number of loosely related perspectives or philosophical or social problems as developed by certain Western thinkers who have been inspired by मार्क्स. तो इसी तरीके से उनके जो आइडियाज़ थे सोशलिज्म और कम्युनिज्म पर बेस्ड थे. उनकी जो फिलॉसफी थी सोशल प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए थी. इसीलिए जो वेस्टर्न थिंकर थे मार्क्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे. Marxism is a doctrine developed by Marx and Engels, and it has different shades of meaning. From time to time, many philosophers and thinkers have interpreted this term in a new way, and therefore, only one meaning of this term will not give us a clear idea of this philosophy. Therefore, for understanding the philosophy of Marxism, we have to go through the study of
social, political, economic conditions of different times which have enabled many philosophers and theorists to give a new meaning of it. ये जो डॉक्ट्राइन है मार्क्सिज्म का, मार्क्स और एंजल ने डेवलप किया था. बहुत सारे फिलोसफर थिंकर हुए जिन्होंने अलग अलग ये जो टर्म को यूज़ करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी ये जो मेन थ्योरी थी वो मार्क्सिज्म पर ही बेस्ड थी, क्योंकि इसमें जो है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग तरीके से जो है इनकी स्टडी की जाती है और इसमें जो है कई न्यू मीनिंग भी दिए गए. For example, at first, the definitions of Marxism will help us for understanding Marxism at primary level. जैसे कि मार्क्सिज्म की डेफिनेशन होती है, उससे हमें क्या मार्क्सिज्म है क्या उसके बारे में जानकारी मिलती है. Secondly, the detailed study of the features of Marxism will help us to comprehend Marxism at a broader level. तो जब हम इसके बारे में पूरी तरीके से जानते हैं तो इनके फीचर के बारे में अच्छे से हमें पता चलता है. Thirdly, the different names given to this term. इस टर्म को अलग अलग नेम दिए गए. वो क्या क्या थे? कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लेफ्टिज्म, फेमिनिज्म, साइंटिफिक एंड एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, सिंडिकलिज्म, लेनिज्म, माओइज्म, रिविजनलिज्म, ईटीसी. तो ये सारे जो है मार्क्सिज्म के ही नाम हैं, अलग अलग टर्म्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं. Therefore, the detailed study of Marxism under these different titles of different times will enable us to provide more detailed and more adequate knowledge of Marxism. तो इन अलग अलग टाइटल से जो है अलग अलग टाइम्स के अकॉर्डिंग हमें इसके बारे में मार्क्सिज्म के बारे में इससे हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है. Principles of Marxism. Marxism entails various principles which are as follows. अब मार्क्सिज्म के आगे बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी हैं. सबसे पहला है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म. डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मार्क्स का मेन प्रिंसिपल है वो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म. इन हिज अर्ली स्कॉलरी कैरियर वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हीगल्स फिलोसफी. क्योंकि पहले जो मार्क्स थे वो हीगल की फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित थे. हीगल वॉज अ जर्मन फिलोसफर. हीगल कौन था? एक जर्मन फिलोसफर थे. ही गेव अ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री. उन्होंने हिस्ट्री पर फिलोसफी दी थी. He had formulated a new logic with the help of which he interpreted the process of the evolution of the world. उन्होंने जो है एक न्यू लॉजिक बनाया था जिससे वो वर्ल्ड की एवोल्यूशन के प्रोसेस के बारे में इंटरप्रेट करते थे. The essence of logic formulated by him is known as the dialectic. और जो उन्होंने बनाया तो उसे डायलेक्टिक बोला जाता था. हियर द वर्ड डायलेक्टिक मीन्स डिस्कशंस. वैसे तो डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है? डिस्कशन. इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय आइडियाज आर फॉर्म्ड एंड क्लैरिफाइड इन द कोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिबेट. हीगल वॉज अ जर्मन आइडियलिस्ट. हिज फिलोसफी इज कॉल्ड एज डायलेक्टिकल आइडियलिज्म. उनके जो अलग अलग आइडियाज़ थे उनके बहुत अलग अलग आइडियाज़ थे, बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट हुई, तो उनकी जो फिलॉसफी थी मैंने उसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहा जाता था, जो कि हिस्ट्री की फ़िलॉसफी थी. मेन अगर हम इन शॉर्ट में बात करते हैं कि हीगल की थ्योरी क्या थी, हीगल जो है वो 3 चीज़ों की बात करते हैं: थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस. थीसिस जो बात आई कि ये है, और एंटीथीसिस जो उसके ऑपोजिट है. फिर हमने क्या किया, थीसिस और एंटीथीसिस से जो मेन थिंग है वो निकाली, वो बन गया सिंथेसिस. मतलब कि जो कंक्लूज़न निकालते हैं हम जैसे एक क्वेश्चन करते हैं उसके मेरिट्स लिखते हैं, डिमेरिट्स भी लिखते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं कंक्लूज़न में कि ये चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वैसे ही थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस होता है. थीसिस मतलब कि जो उनकी मेन इंपॉर्टेंस है, एंटीथीसिस जो उनके अगेंस्ट हैं, और फिर इन दोनों से जो मेन कंक्लूज़न निकलता है दैट इज़ सिंथेसिस. तो ये जो है हीगल बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, प्रोग्रेस रिजल्ट्स फ्रॉम द डायलेक्टिकल conflict of opposite forces. This forces is a conflict of ideas and the material forces are merely reflection of these ideas. तो फिर अभी जो मैं बता के हटी हूँ वही बात आ रही है कि वो कॉन्फ्लिक्ट है दो चीज़ों में, दो ऑपोजिट फोर्सेस में जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट है. एक थीसिस है और एक एंटी थीसिस है, जिनमें कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर जो रिजल्ट निकलता है वो क्या है? सिंथेसिस.
Hegel believed that the materialistic world is not a manifestation of the idea or concept of the world within the human mind. The material life is but a reflection of the spiritual life. He called the material life as secondary life and the spiritual life as primary life. ऐसे ही इन्होंने जो है दो लाइफ्स के बारे में बात की है, एक मटेरियल लाइफ की और एक स्पिरिचुअल लाइफ की. उन्होंने कहा है कि जो मटेरियल लाइफ है वो हमारी सेकेंडरी लाइफ है, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है वो कौन सी लाइफ है? प्राइमरी लाइफ. He thought that idea existed at first and die world existed later. Here he calls every ideas as a thought. He says that every thought or proposition or thesis includes a contradictory or opposite thought within itself. He calls it antithesis or anti-thought or anti-proposition. और वो यही बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ है तो उसका थीसिस है तो एंटीथीसिस भी होता है, एंटीथीसिस के बाद जो है एक सिंथेसिस निकलता है. और उन्होंने एंटीथीसिस को एंटी थॉट कहा है या एंटी प्रोपोजिशन कहा है. The thesis and antithesis are never balanced with each other and hence a struggle takes place between them, as a result of which a new thought is produced. It is known as synthesis. Ahead to this new thought also includes an anti-thought within itself, and they also clash with each other and beget a new thought, which in turn conflicts with the anti-thought within itself and begets a new one, and so on. तो वो यही बार बार बात करते हैं कि एक थीसिस है, फिर एक एंटीथीसिस बनता है, एंटीथीसिस के बाद सिंथेसिस बनता है, सिंथेसिस के बाद भी कई बार उसका भी एंटीथीसिस बन जाता है, फिर आगे उनका सिंथेसिस बनता है. तो आगे आगे ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है. For Hegel, the progress of the idea through a succession of historical epochs is dependent upon conflict. This progress of idea is but the plan of God for the world. Hegel says, and no one can halt this march of the progress of idea. This idea of thesis he calls a non-material force, and further says that the material manifestations of this conflict of ideas are but only reflection of the non-material ideas of force. तो वो क्या कहते हैं कि ये जो आइडियाज़ आगे आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी सक्सेशन होती रहती है, इन्हें उन्होंने नॉन मटेरियल फोर्स भी कहा है. आगे उन्होंने बताया कि ये जो आइडियाज़ हैं ये मेरली रिफ्लेक्शन नहीं है, ये बहुत सारी फोर्स हैं जो आगे से आगे जो आइडियाज़ हैं वो बढ़ते जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड डायलेक्टिकल मेथड. इसे जो है डायलेक्टिकल मेथड भी कहते हैं, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म भी कहते हैं. हीगल का ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी हीगल एक्सप्रेस्ड हिज व्यू दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस ओनली रिफ्लेक्ट द आइडियाज़ बिहाइंड दैम. तो इस पर उन्होंने बेस्ड हीगल ने अपने व्यूज़ बताए हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को शो करते हैं, बताते हैं. एंड इट इज़ द मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ थ्रू द डायलेक्टिकल प्रोसेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस. तो यही जो कुछ आइडियाज़ हैं इनका आगे से आगे जो है प्रोसेस चलता रहता है सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी, और न्यू से न्यू आइडियाज़ जो हैं वो बनते जाते हैं. ही टुक द नेशन the state as the highest stage of social evolution and recognized idea or consciousness as the real force behind social revolution. Marx, like Hegel, developed a philosophy of history at the University of Berlin. Marx had come under the influence of Hegel's ideas. However, he didn't accept Hegel's ideas uncritically. He took the dialectical method from Hegel. He accepted Hegel's view that progress is but an outcome of the conflict of opposite forces. मार्क्स जो थे उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित थे, हीगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही उनके व्यूज़ जो हैं अडॉप्ट नहीं कर लिए. कई चीज़ों को उनको जो है क्रिटिसाइज़ भी किया है मार्क्स ने हीगल को, लेकिन उन्होंने उसके जो डायलेक्टिकल मेथड है उसे अपनाया है. However, he didn't accept Hegel's view that the conflict is in the realm of ideas and the material forces are but only reflection of those ideas. He rejected ideas as primary and spiritual life and material life as a secondary. तो हमने जैसे ऊपर ही पढ़ा है कि उन्होंने रिजेक्ट किया है आइडियाज़ को
प्राइमरी को स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को सेकेंडरी. इंस्टेड ही थॉट दैट क्लैश इज नॉट ऑफ आइडियाज बट ऑफ मटेरियल फोर्सेस. और वो कहते हैं कि जो हमारे ये कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे क्लैश हैं, वो हमारे आइडियाज़ के नहीं हैं, वो हमारे मटेरियल फोर्सेस के हैं. And ideas are merely the products of the material environment in which man live. In his view, the theory of Hegel is standing on its head. और ये जो उनकी मटेरियल इन्वायरमेंट है, उन पे वही एक ऐसा प्रोडक्ट है, न्यू आइडियाज फॉर्मेशन होती हैं जहाँ पे जो एक व्यक्ति है वो रहता है. तो ये उनके जो व्यूज़ हैं हीगल के बहुत ज़्यादा प्रभावित थे मार्क्स के लिए. On the other hand, he thought that matter existed independent of and outside the mind. Matter or nature is a source of ideas and it is primary, and mind or idea is but the mirror of matter or nature and it is secondary. He further says that matter is active, it moves at its own. It has a self-determining power, it is never passive, it carries with itself the necessary energy to transform itself. तो ये है क्या, ये नेचर में कुछ आइडियाज़ भी हैं नेचर से जो हमें प्रोवाइड होते हैं. ये हमारी सेल्फ डिटर्मिनिंग पावर है जिससे हमें अपने बारे में भी पता चलता है और हम अपनी जो एनर्जी है उसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इसीलिए उन्होंने इसमें फोर्सेस की बात की है. वो कौन कौन सी है? सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम कितने सफिशिएंट हैं. सेल्फ क्रिएशन, हम क्या क्या न्यू क्रिएट कर सकते हैं. सेल्फ परपेचुएशन. मार्क्स एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ फिलोसफिकल मटेरियलिज्म. As per this theory, the world is by nature material and the different phenomena in the world are different form of matter in movement. तो इसीलिए उन्होंने जो है मटेरियलिज्म की बात की है मार्क्स ने. इसीलिए उनको लगता है कि ये जो हमारी उनकी थ्योरी है वो एक फिलोसफिकल मटेरियलिज्म ही है, क्योंकि अलग अलग वर्ल्ड में जो जो मूवमेंट हो रही है वो उन्होंने ऐसा मटेरियली कि क्या क्या हो रहा है, कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो बताया है. For this argument, it follows that material life of society is primary and spiritual life is secondary. ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा है. The material or economic life of society depends upon the method of securing the means of livelihood and the way of producing material values. अब हमें पैसा चाहिए क्यों होता है? अपने आप को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें घर भी चाहिए. हमें जो है बेसिक नेसेसिटीज़ जो लाइफ की हैं, रोटी कपड़ा मकान चाहिए. इसी के लिए हमें पैसा तो चाहिए है. The concept of dialectic materialism represents that opposite forces which are always present from the moving force of history. और इसीलिए उन्होंने डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म जो बना, इसीलिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया है क्योंकि हमेशा ही अगर कोई मेरिट्स हैं तो उसके ऑपोजिट कोई ना कोई होता ही है, तो डीमेरिट्स भी होते ही हैं. वैसे ही ऑपोजिट फोर्सेस भी होती हैं. Marx had a conception of progressive evolution or historical dynamics operating in response to economic forces. He took this concept from Hegel, who thought of history as a dialectical process or struggle of opposites. इसीलिए जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे हीगल से. इसीलिए उन्होंने उनके जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है उसे लिया, क्योंकि हीगल ने उसे ऐसा स्ट्रगल ऑफ ऑपोजिट्स लिया था. इसीलिए मार्क्स ने भी जो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है वो लिया. और इसमें आगे फिर वही बात हो गई कि थीसिस है, एंटीथीसिस है, सिंथेसिस है. अगर कोई मेरिट्स हैं तो उसकी डीमेरिट्स होते हैं, तो बाद में जैसे उसका कंक्लूजन निकलता है. Marx says that history presents a process of action and reaction between the forces. मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री में भी जो है एक्शन और रिएक्शन होता है. For example, capital which shows one force's thesis and labor which shows another force's antithesis. उन्होंने कैपिटल को एज अ थीसिस लिया है और जो वर्कर हैं उन्हें एंटीथेसिस लिया है. These form a new synthesis. इससे जो है एक नई जो कंक्लूजन निकलता है उसे क्या बोला गया है? सिंथेसिस. For Marx, struggle is the driving force of social change and it is but the result of opposite forces. It is a struggle between social classes and not between nations. तो ये एक सोशल चेंज करता है ऑपोजिट फोर्सेस से. तो ये जो है स्ट्रगल है सोशल क्लासेस के बीच में, ना कि नेशंस के बीच में. ये नेशन की बात नहीं करता, ये जो है सोशल क्लासेस की बात करता है.
The determining factor of this struggle is not political power but it is economic power. मार्क्स जो है वो राजनीतिक जो शक्ति की बात नहीं करते, वो जो है आर्थिक शक्ति के बारे में बात करते हैं. In a sense, even the political power is a consequence of economic power. Political power भी अच्छे से तभी काम कर पाएगी जब उसके पास economic power होगी. तो इसी तरीके से जो मार्क्स हैं उन्होंने वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे हीगल के जो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म है, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस से. तो उनकी जो मार्क्स की ओवरऑल थ्योरी है वो किस पे डिपेंड है? दो क्लासेस